कैसे हैं आप सब। दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल कीप लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं गैसल की थ्योरी की। और इनकी जो ये थ्योरी है इसमें इन्होंने कोई स्टेजेस की बात नहीं की है, पर ये थ्योरी एजुकेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि इन्होंने परिपक्वता को एक्सप्लेन किया है और सबसे पहले परिपक्वता के बारे में बताया, यानी मैचुरेशन के बारे में, मैच्योरिटी कैसे आती है और कैसे विकास की अवस्थाओं में कैसे कैसे विकास होता है, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो अब हम बात करने वाले हैं गैसल की थ्योरी की। तो गैसल का पूरा नाम था अर्नोल्ड गैसल। ठीक है, तो अर्नोल्ड गैसल नाम था इनका। अगर अब हम बात करें तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने मैचुरेशन थ्योरी दी है, यानी परिपक्वता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, परिपक्वता का सिद्धांत दिया है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अर्नोल्ड गैसल के बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। इन्होंने ये जो सिद्धांत था वो सिद्धांत इन्होंने 1925 ईस्वी में दिया था। अभी हम इस सिद्धांत को जानेंगे कि सिद्धांत में इन्होंने कौन सी चीज़ों की बात की है। पहले हम बात कर लेते हैं अर्नोल्ड गैसल की, कि इनका जन्म कब हुआ था और ये कहाँ के रहने वाले थे। इनकी शिक्षा की बात कर लेंगे कि ये कौन थे, इनका काम क्या था, तो हम ये सब जानेंगे। तो इनका जो जन्म था वो 1880 ईस्वी में हुआ था। बेसिकली हमें डेट टू डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना ही याद रख सकते हैं और इतना हम याद कर भी नहीं सकते हैं। तो हमने पढ़ा है कि 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1961 ईस्वी में बेसिकली इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बाल रोग विशेषज्ञ थे, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनसे ही ये संबंधित थे, बाल रोग विशेषज्ञ थे। ठीक, अब हम बात करें तो इनकी शिक्षा की, तो इन्होंने येल विश्वविद्यालय में ये कई दिनों तक एज अ प्रोफेसर इन्होंने काम किया था। येल विश्वविद्यालय में क्या थे, ये प्रोफेसर थे। ठीक, अब अगर हम बात करें तो इन्होंने अध्ययन किया था, इन्होंने दो जुड़वा जो लड़की थी, दो जुड़वा लड़कियों पे अध्ययन किया था। ठीक है, जो कि 46 माह की थी। अभी हम ये भी समझेंगे कि एक लड़की थी उसको इन्होंने चलाया कब तक, 6 सप्ताहों तक चलाया, और दूसरी जो लड़की थी दोनों की आयु सेम थी, और एक लड़की को 2 सप्ताह तक चलाया, एक को 6 सप्ताह तक चलाया, और दोनों ही चलना सीख गई, बल्कि दोनों एक ही आयु की थी, पर एक 6 महीने में चलना सीख पाई, एक 2 महीने में। तो ये बात करते हैं मैच्योरेशन की, कि जब तक परिपक्वता नहीं आ जाएगी तब तक मनुष्य या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी आयु के हिसाब से ही कार्यों को करना सीखता है। जैसे कि एक 2 साल के या जो नवजात शिशु है उसको आप गैसल की थ्योरी नहीं पढ़ा सकते, या छोटे बच्चे को साइकिल चलाना तभी आता है जब वो उस चीज़ के लिए मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तभी उसे क्या होता है, वो साइकिल चलानी आती है। और इनका मानना ये था कि अगर हम जब तक वो मैच्योर नहीं हुआ है तब तक उसे प्रैक्टिस कराना भी कोई फ़ायदे में नहीं रहता, कि जब तक हम उसको प्रैक्टिस करवाएंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक उसमें मैच्योरिटी नहीं आ जाती है, उम्र के हिसाब से उसका डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, उसका जो ब्रेन है वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो जाता है, तब तक जो है हम उसे उस चीज़ को नहीं सिखा सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा जो अर्नोल्ड गैसल हैं वो बेसिकली
उन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत दिया है और 1925 में दिया था और ये 1980 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1961 में ये मर गए थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, बाल रोग विशेषज्ञ थे। येल विश्वविद्यालय में इन्होंने एज अ प्रोफेसर काम किया था। अब ये बात करते हैं कि जो परिपक्वता है वो क्या है। तो परिपक्वता में इन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है, ये ह्यूमन की ही बात करते हैं कि जो ह्यूमन है उसमें क्या होता है कि कुछ गुण होते हैं। परिपक्वता के सिद्धांत में इन्होंने बात की है कि जो मानव है वो अपनी, हम साइकोलॉजी में पढ़ते ही हैं कि मनुष्य जो है प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी का और किसका, अपने इन्वायरमेंट का, इनटू इन्वायरमेंट। क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, एक जो ऑर्गेनिज्म है यानी एक जो मनुष्य है वो प्रोडक्ट है किसका, अपनी आनुवंशिकता का और अपने वातावरण का क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब इन दोनों चीज़ों से प्रभावित होकर ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो अब ये बात करते हैं कि मनुष्य को क्या होता है या कोई ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी हेरिडिटी से कुछ गुण मिले होते हैं। सभी को ये गुण मिलते हैं अपनी हेरिडिटी से, यानी आनुवंशिकता से कुछ गुण मिले होते हैं जो समय के साथ अनफोल्ड होते जाते हैं, समय के साथ विकसित होते जाते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे परिपक्वता की ओर बढ़ते जाएंगे। और अधिगम का परिपक्वता से इन्होंने कई ज़्यादा संबंध बताया। जैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का आपस में संबंध है, वैसे ही लर्निंग का और मैच्योरिटी का आपस में इन्होंने कनेक्शन बताया है। अब ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन में कुछ गुण होते हैं जो डेवलप होते हैं और अगर कभी भी कोई नकारात्मक समस्या उत्पन्न नहीं होती है तो ये वैसे ही चलते हैं। जैसे सीक्वेंसली क्या होगा, मतलब एक क्रम में चलेगा जो मानव का विकास होगा। मानव का विकास, इसको रफ कर देते हैं। जो मानव का विकास होगा, जो मानव का विकास है वो काहे में होगा, वो क्रम में होगा, सभी का एक जैसा होगा। ठीक है, तो सभी का विकास एक, नकारात्मक समस्याएं नहीं होती हैं। तो हमें पता होता है कि एक अवस्था के बाद बालक बोलना सीख जाएगा या बालक चलना सीख जाएगा, लगातार उसका विकास होता जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें तो मनुष्य के पास ही ये क्षमता है कि वो 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है। 2 पैरों पर चलने की जो क्षमता है वो मनुष्य के ही पास है। जो एनिमल्स होते हैं वो 2 पैरों पर चलना सीख तो सकते हैं पर वो मनुष्य की तरह मनुष्य की तुलना उनसे नहीं की जा सकती है। उनकी कंडीशनिंग करवाई जा सकती है, वो उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में वो चलना सीख सकते हैं। पर जो मनुष्य है वो अपने इन्वायरमेंट में रह के जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है वो स्वयं से ही बोलना और चलना सीख जाता है, ऐसा गैसल का मानना है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर कोई शारीरिक अक्षमता नहीं आती है या कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर विकास में, तो क्या होगा, उसका विकास एक क्रम में चलेगा और वो चलना सीख ही जाएगा, चलना जो है वो सीख ही जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये करते हैं कि भाषा का विकास। अब भाषा का विकास क्या है कि वो जैविक रूप से कुछ गुण होते हैं जिनसे क्या, ये बेसिकली क्या जैविक गुणों की ही बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो भाषा है उसका विकास भी समय के अनुसार होगा, जैसे जैसे उसकी परिपक्वता बढ़ेगी। ये एज को इम्पोर्टेंस देते हैं, हालांकि कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे वो विकसित होगा वैसे वैसे क्या होगी, उसकी परिपक्वता बढ़ेगी और वो चीज़ों को करना सीख जाएगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं भाषा विकास की। ठीक है, ये बात करते हैं भाषा विकास की। तो
ये जो है ये कहते हैं इन्होंने बाल विकास में मतलब बालक का जो विकास है उसमें परिपक्वता को बहुत अधिक महत्व दिया है। ये कहते हैं जो बालक का विकास है उसमें परिपक्वता में मैचुरेशन, हिंदी में चलेंगे ठीक है, लेकिन आपने मान लिया कि बाल विकास में जो परिपक्वता है वो सबसे ज्यादा अपना मेन रोल अदा करेगी। अब बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में परिपक्वता है क्या, ठीक है। परिपक्वता क्या है, जो हमें अपनी आनुवंशिकता से जो गुण मिले हुए हैं उनका समय के साथ अनफोल्ड होना, उनका समय के साथ विकसित होना एक निश्चित दिशा में, उसको हमने परिपक्वता कह दिया है, ठीक है। जो गैसल है वो परिपक्वता की ही बात करते हैं। और फिर इन्होंने क्या कहा, जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में चलता है, एक निश्चित क्रम में सीक्वेंशली होगा, मतलब एक निश्चित क्रम में होगा। बिगाड़ देते हैं इसको। ठीक, तो ये क्या कहते हैं, जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होगा। ठीक है, कि जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में चलेगा। जैसे आंतरिक और जो जैविक पक्ष हैं उनमें लगातार परिवर्तन आता जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक बच्चा है जो पहले करवट लेना सीखेगा, उसके बाद सहारे से बैठना सीखेगा, फिर स्वयं से बैठना सीखेगा, फिर सहारे के साथ खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद वो अपने आप चलने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे वो चलना शुरू कर देगा। इन सब चीज़ों का अध्ययन किसने किया, जो गैसल है उन्होंने इन सब चीज़ों का अध्ययन किया कि जो बालक है वो किस तरीके से डेवलप करेगा और वो अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ेगा। इन्होंने शारीरिक गति को बहुत ज्यादा महत्व दिया। शारीरिक गति को, शारीरिक और गतिक विकास जो है उसको इम्पोर्टेंट बताया। और इन्होंने कहा एक निश्चित आयु के बाद क्या शारीरिक विकास भी होता है और गतिक विकास भी बालक के अंदर, यानी जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर शारीरिक विकास भी होगा और गतिक विकास भी होगा। इन्होंने, हम लोग अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है, पर विकास का जो सिद्धांत है, विकास के कई सारे सिद्धांत हैं, यानी डेवलपमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उन वीडियोस को भी लेके आएंगे। तब तक यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो विकास का सिद्धांत है उसमें एक सिद्धांत होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का जो सिद्धांत है वो गैसल द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि सर्वप्रथम गैसल ने ही परिपक्वता की बात की थी। तो विकास की जो दिशा का सिद्धांत है वो किसने दिया है, गैसल ने ही दिया है। अब हम बात करते हैं, दो इन्होंने बताए हैं इसमें। एक तो कहते हैं मस्तकाधोन्मुखी और दूसरा है समीपस्थ दूरस्थ। ठीक, बेसिकली इनको आप इंग्लिश में ही याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा, मस्तकाधोन्मुखी, क्योंकि हिंदी में लोगों को अक्सर थ्योरीज नहीं मिलती है, इसीलिए हिंदी में ही ज्यादातर प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का कंटेंट मिल जाता है, हिंदी का कंटेंट मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हिंदी में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ साथ में इंग्लिश में भी बताते चलेंगे, पर हिंदी का यूज ज्यादा करेंगे। अब मस्तकाधोन्मुखी बोलते हैं, किसे सेफेलोकॉर्डल को बोलते हैं। और जो समीपस्थ दूरस्थ है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक, ये जो मस्तकाधोन्मुखी है इसमें क्या होगा, ये विकास का लंबवत जो है
काम करेगा, मतलब जो विकास है वो लंबवत पे काम करता है और ये क्षैतिज दिशा होती है इसकी विकास की। अब समझ में तो आया। अब मस्तकाधोन्मुखी का मतलब है हेड टू टो जाता है विकास। पहले बालक अपने गर्दन पे कंट्रोल करना सीखेगा, फिर धीरे धीरे अपने नीचे की जो मसल्स है उन पे अपना कंट्रोल लेके आएगा। जो छोटा बालक है उसकी बात हो रही है कि पहले क्या होगा, हेड टू टो जाता है ये जो विकास है कि हेड टू टो। पहले बालक अपने सिर पर कमांड करना सीखेगा, फिर धीरे धीरे हाथों पे और फिर चलना सीखेगा। लेकिन जो समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत है ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर का मतलब पहले उसका हार्ट जो हार्ट है वो डेवलप करेगा, फिर उसकी बाहर की जो चीजें हैं वो डेवलप करना शुरू होगी, फिर हाथों पे कंट्रोल आएगा एंड देन फिर उस तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। ये केंद्र से बाहर की ओर होता है और ये सर से पैर के अंगूठे तक होता है, सर से शुरू होता है और पैर के अंगूठे तक खत्म होता है। इतनी बात हो गई। अब बेसिकली गैसल कहते हैं जो कॉन्सेप्शन पीरियड होता है, कॉन्सेप्शन पीरियड होता है यानी जन्म के पहले का जो समय होता है जब शिशु माता के गर्भ में होता है, तब की ये बात करते हैं कि जो माता के गर्भ में भी बालक का जो विकास है वो होता रहता है, लगातार अलग अलग दिशा में होता है, मतलब अलग अलग उसमें लगातार बदलाव आते रहते हैं। वहां पे भी मैच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट आता रहता है कि लगातार जो बालक है वो विकसित होता रहेगा माँ के गर्भ में भी, ठीक है। तो एक निश्चित क्रम में उसका क्या होगा, विकास अंदर भी चलता रहेगा। अब गैसल जो है वो एक और चीज की बात करते हैं जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। ये तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र का है हम लोगों का जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर कई सारी तंत्रिकाएं हैं, जिसको कई सारी तंत्रिकाओं को मिला के क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है। इनका मानना ये था कि जो तंत्रिका तंत्र है इन्होंने दो प्रकार बताए हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय और परिधीय। ठीक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कई तरीके की तंत्रिकाएं होती हैं और ढेर सारी तंत्रिकाएं मिलके क्या करती हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। दो तरीके के तंत्रिका तंत्र बताए हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। और जो तंत्रिका तंत्र है उसी से ही एक्चुअली में मनुष्य जो है वो डेवलप कर पाता है और उसका संपूर्ण जो विकास है इसी पे टिका हुआ है, ठीक है। और ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको माना है इन्होंने कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर उसको हम दोबारा से क्या करते हैं, उसकी अनुक्रिया देते हैं, या जो जितना भी सिस्टम चल रहा है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की वजह से ही चल रहा है। तो इनका मानना ये है कि इन्होंने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के इन्होंने दो भाग बताए, एक ब्रेन बताया है और एक स्पाइनल कॉर्ड बताई है जिसको हम मेरुरज्जु कहते हैं, ठीक है। कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकास होता है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं, किसी भी चीज को जब हमने ग्रहण किया तो उसकी अनुक्रिया देने के लिए जितना भी विकास का क्रम है, जितनी भी हम प्रतिक्रियाएं देते हैं, जिस तरीके से हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, हमारा विकास होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का विकास होता है, तो वो किस वजह से होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है। अब हम परिधीय तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो केंद्रीय परिधीय तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊपर निर्भर रहता है। जब ये कुछ निर्देश देता है, ये सारा सिस्टम बॉडी के अंदर है, ये काम कर रहा है लगातार,
ठीक है, जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होता है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, इसको निर्देश देगा, तब हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र कार्य करना शुरू हो पाएगा। इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की बात की है कि जब मैच्योरिटी आती है तो इन दोनों का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इन्होंने कुछ टर्म्स की बात और की है। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। अब इन्होंने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की बात की है, और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो क्या कार्य क्षमताओं में परिवर्तन लाता है, लगातार विकास की ओर लेके जाता है। अब इन्होंने स्पेसिफिक टर्म्स की बात की है। ठीक है, एक इन्होंने गैसल ने दो तरीके के स्पेसिफिक टर्म्स और दिए हैं। पहला इन्होंने बात की है रेसिप्रोकल इंटरवीवर, दूसरी इन्होंने बात की है सेल्फ रेगुलेशन। अब पहले में क्या है, ये बात करते हैं कि दो विपरीत जो प्रवृत्तियां हैं वो एक दूसरे को मतलब प्रभावशाली ढंग से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। कैसे, अगर कोई सीधे हाथ से लिखता है, पहले जो शुरुआती दिन होते हैं, जो बच्चा होता है, जब उसका विकास होना शुरू होता है, तो हाथ के यहाँ लिख देते हैं, हाथ का उपयोग की बात करें तो वो इसमें आ जाता है। कैसे, इंटरवीवर की बात की है और सेल्फ रेगुलेशन की बात की है। तो रेसिप्रोकल इंटरवीवर में क्या होता है कि दो विपरीत जो विपरीत प्रवृत्तियां हैं वो एक दूसरे में संतुलन बना सकती हैं, जैसे या प्रभाव डाल सकती है। पहले क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल लें तो हाथ के उपयोग की बात की है कि जब बालक छोटा होता है तो अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता है, सभी कार्यों में अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है और लगभग बराबर करता है। लेकिन एक समय के बाद एक हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगता है, उसी को इन्होंने रेसिप्रोकल इंटरवीवर कहा है। कि समय के साथ क्या होता है, वो कोई अपने उल्टे हाथ का यूज़ ज़्यादा करने लगता है, कोई अपने सीधे हाथ का यूज़ ज़्यादा करने लगता है, पर शुरुआती दौर में वो दोनों ही हाथों का एक समान उपयोग करता है। अब हम अगला बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की। इसमें क्या होता है कि सेल्फ रेगुलेशन के द्वारा नवजात जो शिशु है वो अपने खाने पीने का या सोने का, इन सब का क्या होता है ध्यान रखता है। इन्होंने अपने शोध में ऐसा पाया था कि जो बालक हैं उनके सोने की या खाने की जो प्रक्रिया है वो अलग होती है, कि कोई बच्चा जल्दी सो जाता है या कोई देर में सोता है, किसी को जगने के बाद भूख लगती है या कोई खा के सोता है। ये इस पे बेस्ड है कि सेल्फ रेगुलेशन, और इनका मानना यह है कि जो बालक है वो उसके अंदर ही ऐसी क्षमताएं हैं या गुण हैं जिससे वो ये बात मतलब फिक्स कर लेता है कि उसका किस तरीके से विकास अच्छे से हो सकता है या उसे कौन सी चीज़ किस समय पे चाहिए। का मानना ऐसा है कि एक निश्चित आयु होगी तभी उसके अंदर जो है वो आंतरिक परिवर्तन दिखाई देंगे, जिसे इन्होंने मैच्योरिटी कहा है। सेल्फ रेगुलेशन में बालक स्वयं से ही ये निर्धारित कर लेगा कि उसे कौन सी चीज़ किस समय चाहिए है, वो किस समय खाएगा या किस समय सोएगा। ये वाली प्रक्रिया बालकों में अलग अलग देखी गई है। इनकी थ्योरी बस इतनी ही थी, इन्होंने कोई स्टेजेस नहीं दी हैं। अगली अब हमारी जितनी भी यूपी बीएड के सिलेबस में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जितनी भी थ्योरीज थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम चलेंगे जो विकास के सिद्धांत हैं, जो भी अवस्थाएं हैं उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद में हम फैमिली, कम्युनिटी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।